आखिर दाने दाने को मोहताज क्यों है जनता? क्यों एफसीआई का गोदाम में अनाज सड़ जाता है और उसके बाद उसे फेंक दिया जाता है? और क्यों बारा में 2 बच्चे इसलिए मर जाते हैं कि वो कुपोषण का शिकार है, अति कुपोषण का शिकार है? चर्चा जारी। भारावत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने जिक्र किया, बारा आप गए, सहरिया जाति को आप समझते हैं, आखिर क्या कमी है? क्यों सिस्टम वहां तक नहीं पहुंच पाता? क्यों सरकारें ध्यान नहीं देती? क्या सिर्फ ये एक बड़ा कारण है कि 1-1.5 लाख की आबादी उस जाति की है और वो एक बड़ा वोट बैंक नहीं है, इस कारण उसको समझा और सोचा नहीं जाता? देखिए, सहरियाओं के एक जो बहुत बरसों से जिस प्रकार का वन पर आधारित उनका जीवन रहा है, उसको बहुत सी बार जो हम आधुनिक कानून कायदे बना करके उनको अपने जो पारंपरिक जो उनका जीवन पद्धति वन पे आधारित थी, वन उपज पे आधारित थी, उससे अलग किया गया। तो नई जीवन पद्धति में बहुत अच्छी तरह अपने आप को नहीं डाल पाए। एक दूसरा, उनमें कुछ जो व्यसन से भी छुड़ाने के लिए, क्योंकि दोनों चीज़ें, आप कितना भी अनाज उनके गोदाम भर दें उनके अंदर, उस अनाज का उस पैसे का उपयोग अगर वो नशा करने में या तंबाकू का सेवन करने में करेंगे तो निश्चित रूप से उनका ध्यान बच्चों की देखभाल पर कम जाता है। जो भी रिपोर्ट्स पढ़ने में आई हैं उससे लगता है कि समय पर अगर बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र प्रभावी रूप से, जैसे मैंने कहा, चलता, तो समय पर ही उसको, अगर वजन कम हो रहा है, उम्र के अनुसार जितना होना चाहिए नहीं हो रहा है, तो उसको दिखाया जाना चाहिए था, उसकी विशेष रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए थी। जब एक बार बहुत अति कुपोषित कैटेगरी में, श्रेणी में पहुंच जाता बच्चा, तो उसके बाद जो कुछ लोगों तक की व्यवस्था होती है उतना वो कर पाते हैं। लेकिन इसलिए मैंने, जैसे प्रारंभ में हमने चर्चा की थी, समाज, स्वैच्छिक संगठन और सरकार, तीनों को मिला-जुला रिपोर्टिंग भी प्रॉपर नहीं हो पा रही। सेंटर्स की बात है, एमटीसी सेंटर्स पे इलाज के माकूल इंतजाम नहीं है। सब सेंटर्स की बात की जाए, पैरामेडिकल स्टाफ वहां मौजूद नहीं है, फिर कैसे काम होगा? दरअसल एक बड़ा इलाका नहीं, 2 क्षेत्रों की बात की जा रही, शाहबाद और किशनगंज, सिर्फ 2 क्षेत्रों को फाइंड आउट करने की बात है, वहां काम करने की बात है। आपको नहीं लगता कि रिपोर्टिंग कमजोर है यहाँ पर? नहीं, मैं जैसे शायद कहा भी सही इस बात को कि इस 12 में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उधर वाला एरिया है, ये वाला सारा क्षेत्र जो झालावाड़, 12 वगैरह ये वाला, तो उनमें तो स्टाफ की पोस्टिंग 100% पद वहाँ भरे रहे हैं। खासतौर से स्वास्थ्य विभाग के, शिक्षा विभाग की, ये अति आवश्यक है। माँ बाड़ी योजना वहाँ चलती है, आंगनवाड़ी की तरह ही, जहाँ बच्चों को पढ़ाती भी है कुछ महिलाएं और उनका देखभाल भी करती हैं। ये सारी योजनाओं में कमी नहीं है। योजनाओं की क्रियान्विति करने वाले जो लोग चाहिए, उनमें संवेदनशीलता की, इसकी कभी किसी ने जाकर पड़ताल करने की कोशिश की कि वहाँ सब कुछ चल रहा है या फिर कागजों में सब कुछ है? देखिए, स्थानीय अधिकारी तो करते ही होंगे, इसीलिए आपने कहा कलेक्टर ने करते होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जैसा आपने कहा, कलेक्टर ने अपनी बात पहुंचाई भी है सरकार तक। अब सरकार जैसी है उसको, सरकार जिक्र कर चुकी है सिस्टम को, लाचारी को लेकर। मैं आपके पास आऊंगा नवल जी। लगातार मुझे आपकी चुप्पी को लेकर सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि जिस तरह से आप बैठे हैं, अशोक गहलोत जी की वो तस्वीर सामने आ जाती है जब वो सहरिया इलाके में जाते हैं, दौरा करते हैं, राहुल गांधी जी उनके लिए चिंता करते हैं, लेकिन वो फिर कहीं नजर नहीं आता। सरकार चली जाती है और बातों को कहीं कागजों में दबा दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है साहब। देखिए, कांग्रेस सरकार में इस शाहबाद और किशनगंज इलाके में सरकार ने भी काफ़ी काम किया। वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बड़ी जागरूकता दिखाई और जो कर्मचारियों ने भी बड़ा संवेदनशीलता से उस स्थिति को संभालने की कोशिश की है। मगर वो कोशिश वहीं तक सीमित रही और उसके पश्चात हालात बदल गए। क्यों रही? आपको नहीं लगता जब मुख्यमंत्री जी खुद जमीन पर जाके, ग्राउंड जीरो पर जाकर अगर हालात को देखकर आते हैं तो फिर इस मामले को काफी गंभीरता से लिया जाना चाहिए? ज्यादा विकराल थी, बहुत विषम परिस्थितियों में उन्होंने दौरा किया था, मुख्य सचिव जी ने दौरा किया था। उसके पश्चात उस स्थिति को संभालने में काफ़ी वक्त लगा। काफ़ी प्रतिनिधियों ने वहाँ दिल खोलकर काम किया, सरकार ने काम किया और स्थिति को सुधारा। अब जाके स्थिति फिर वापस विकट हो रही है, ये निश्चित रूप से चिंता की बात है और मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर काम करने की ज़रूरत है। कलेक्टर साहब ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया वहाँ की स्थिति परिस्थिति में, और जैसा कि आपने बताया कि वहाँ जो सुविधाएं मिल रही थी वो भी बंद कर दी। तो ये तो इसमें सरकार को सोचने की ज़रूरत है और उसमें कुछ काम करने की ज़रूरत है। पंकज जी, मैं आपसे जवाब चाहूँगा, आखिर क्या कारण है? सरकार की मंशा क्या है? कमज़ोर है, सोच रही है? फिर वही सवाल है। नहीं, देखिए, सरकार की मंशा कहीं कमज़ोर नहीं है। सरकार की मंशा जो है पूरी, जो ये लोग हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते, सरकार तक जो है, राजधानी तक नहीं आ पाते, वहाँ तक उनके द्वार तक जाने की मंशा सरकार की है। और सरकार की जो बात अभी नवल जी ने कहा कि हमारी योजनाएं ठीक थे, हमारे चीफ सेक्रेटरी के, मैं कह रहा हूँ कि आप इनसे पूछिए कि ये जो सहरिया की योजनाएं थी ये कब चालू हुई? जब वसुंधरा जी सरकार थी तो वसुंधरा जी ने सहरिया परिवार के लिए फिर 12 कलेक्टर के, मैं लेटर का जिक्र करूंगा, साल 2013 में एक भी बच्चे की मौत सरकारी आंकड़ों में नहीं है।
मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ आपको कि देखिए उस पे जो चीज़ पे है कि कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें थी कि उसके बाद वो जो योजनाएं लगातार चालू हुई थी, वो योजनाएं कब बंद हुई? जब आपका फूड सिक्योरिटी बिल आया। जब फूड सिक्योरिटी बिल आया तो जब आप किसी चीज के बिल लेके आ रहे हैं उसी टाइम आप क्या कर रहे हैं जनाब? मेरा फिर वही सवाल है, कह रहा हूं ना, आपको बता ही रहा हूं सर। 14 अगस्त का आपका जो पत्र है, मैं यही तो आपको चीज को निवेदन कर रहा हूं कि ये जो पत्र लिखा कलेक्टर साहब ने, जो कलेक्टर साहब को 14 अगस्त को लिखा, ये जिस दिन फूड सिक्योरिटी बिल अप्लाई हुआ था उसके बाद कितनी कलेक्टर्स मीटिंग हो गई होंगी, कितने चीफ सेक्रेटरी होंगे, कितने ही मुख्यमंत्री जी के पास में जो है मीटिंग्स हुई होंगी, कितने ही कार्यक्रम हो गए होंगे, वहां के जनप्रतिनिधि थे। तो ये जो चीजें थी, लेकिन मैं फिर से जो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अक्टूबर में 4 अक्टूबर से सरकार कोटा में जाएगी, फिर अपनी अचीवमेंट में उसको गिना कर आएगी? नहीं, देखिए ये जो चीजें हैं, आपने कहा ना 14 अगस्त का जो पत्र आपने बताया, क्योंकि मैं याद नहीं था, आज कार्यक्रम रिलीज हुआ है 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक सरकार रहेगी। 11 अक्टूबर की कैबिनेट मीटिंग के बाद आप इस बात का ऐलान करेंगे? इंतजार सहरिया इस बात का करें? अश्विनी जी, इंतजार इस चीज का नहीं। अश्विनी जी, ये बात कहे कि सरकार को भी पता चलना चाहिए। देखिए ये पत्र हो सकता है कि आपको 2 साल तक पता नहीं चलता कि ये पत्र भी जो है उन्होंने वहां भेजा कि नहीं भेजा। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं, हमें तो ये भी पता लगा कि इस पर मातहत से जवाब मांग लिए गए। नहीं, ऐसा लेटर क्यों आया? नहीं, ऐसा लेटर नहीं आया, इस पर कार्रवाई क्या हुई, ये मांगे गए हैं। आज आप देखिए कि जैसे ही गेहूं गिरा तो सीएमओ ने ये मांगा कि भाई कौन दोषी है इसके अंदर, और जो दोषी है उसकी जो है रिपोर्ट कीजिए। ये इमीडिएटली मांगा। एफसीआई का गोडाउन होने के बावजूद उन्होंने जो है आज ही जो है सीएमओ से गया कि सीएमओ से कि ये जो चीजें इसकी जांच करके आप जो है 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट सबमिट कीजिए। जांच किस तरह से की जा रही है आपने देख लिया? दो अधिकारियों के बयान हमने आपको अधिकारी के जब नहीं गए तो अधिकारी ने आपके सामने मीडिया को कहा कि अंदर जाने के लिए उन्होंने पूरी वो की, और अंदर जाकर के उन्होंने जांच की, और जांच करने के बाद उन्होंने बताया कि कुएं के अंदर जो चीज थी वो सब चीज लोगों के ओपन जांच करके बताया कि इसके अंदर ये चीज है। और आज जो चीजें हैं, देखिए इसमें जो गेहूं जैसा कुछ दिख रहा है, एक कट्टा मिला है। कट्टा क्यों मिला है एफसीआई का? देखिए अश्विनी जी, मैं यही कह रहा हूं आपको, आप देखिए उसका स्टेटमेंट देखिए, आप सीधे सीधे वहां जिस आदमी ने जो गेहूं फेंका उसने बताया कि लोग जो हैं गेहूं फेंकने के लिए किसी गाड़ी से नहीं आए थे, साइकिल पे जो है 3 कट्टे लेकर के आए थे। वो जो है स्टेटमेंट जो है वहां के लोकल आदमी का है। एक बार एक शख्स ने 3 कट्टों के साथ देखा, लेकिन एक ने देखा जो कुएं में जो भरा हुआ अनाज है वो बयान कर रहा है स्थिति, और लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कुएं में किस तरह का अनाज पड़ा है। मैं यही कह रहा हूं, उसका क्वांटम और ये जो है एक बार जो है, क्योंकि जब पूरी जांच होगी क्वांटम कितना निकलता है, कितना उसमें से आता है, ये सब चीजें जांच का विषय है कि कितनी चीज निकलती है, कहां का कट्टा था, कहां से। मानव जी कुछ कह रहे हैं, क्या जांच हो पाएगी ठीक से? ना, मैं केवल एक ही कहना चाहता हूं, एक अंग्रेजी में कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जांच भी अगर समय पर होकर के तत्काल उसको, जब ये मुद्दा गर्म है, अहम सवाल तब उस समय, आज अगर 3 साल बाद किसी व्यक्ति को सजा भी मिल जाएगी तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। मेरे ख्याल से जांच भी शीघ्र पूरी करके जो भी दोषी पाया जाता है उस पर तत्काल कार्रवाई हो, तो उसका एक संदेश जाता है दूसरे अधिकारियों में भी कि हम ऐसा करने से बचें और न करें इस काम को। ये बहुत आवश्यक है हम इसमें। और दूसरा, मुझे लगता है कि चाहे किसी भी दल की सरकार हो, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये एक मानवीय संवेदनाओं का विषय है जिस पर दोनों ही, सभी प्रकार के राजनीतिक दलों को, सभी प्रकार के समाज के अंगों को इसको देखते हुए, एक भी बच्चे की मौत होती है तो एक मानव जीवन का अंत होता है उसके अंदर, और जो पोटेंशियल जो कोई भी नागरिक बन सकता है उससे वंचित होता है समाज। तो मेरे ख्याल से इसमें सभी लोगों को पूरी तत्परता से संवेदनशीलता दिखाते हुए, और जो इसमें कोताही बरते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार को कोई लिहाज, कोई किसी प्रकार की ढिलाई और कोई देरी नहीं करनी चाहिए। ये अगर किया गया तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि लोगों में अपने आप ऊर्जा आएगी, और वही अधिकारी बहुत अच्छा काम करना प्रारंभ कर देंगे। उनको अच्छे काम के लिए शाबाशी और गलत काम के लिए सजा, दोनों का प्रावधान साथ साथ चलना आवश्यक है। नवल जी, क्या आप नहीं लगता कि दोनों राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति इसलिए कमजोर होती है कि एफसीआई का जो अनाज है वो बोलता नहीं, और सहरिया जाति के वोट सिर्फ 2 सीटों पर है, और ये जो ताकत या कमजोरी आप समझ लीजिए इसको, आप लोगों की ताकत है और उन लोगों की कमजोरी हो जाती है? नहीं, इस स्थिति को तो नहीं लेना चाहिए इस तरीके से। बाकी जो है, आपको नहीं लगता कि अगर ये वोट बैंक होता और आपकी सीटों पर असर डाला जाता और बड़ी सीटें इससे प्रभावित होती तो फिर इस बारे में सोचा जाता, अलग से योजना चलती, लगातार मॉनिटरिंग होती, और हो सकता है कि कोई एक आयोग बन जाता? नहीं, हमारी पार्टी कभी इस तरीके से नहीं सोचती। हमारी पार्टी तो आमजन की पार्टी रही है, और जन दोनों से ही सवाल है, क्योंकि आप दोनों राजनीतिक दल हैं, दोनों ने राज किया है राजस्थान पर, और राजस्थान का एक बड़ा मुद्दा है ये। निश्चित रूप से हम लोगों ने शाहबाद और किशनगंज में बहुत काम किया, हमारी सरकार ने बहुत काम किया। जनप्रतिनिधि बार बार वहाँ जाते रहे, सहरिया जाति के घर घर तक पहुँचे हैं, और सरकार भी उनके द्वार तक पहुँची है, और उनका काफ़ी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया, और तब स्थिति संभली भी थी।
अब स्थिति थोड़ी विषम हो रही है, तो इस पे सरकार को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मेरे अपने हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के अधिकारी जो हैं वो अकर्मण्य हो गए, संवेदनहीन हो गए हैं। उनकी जिम्मेदारी तय करने की ज़रूरत है। यहाँ जो इस तरह के हालात हो रहे हैं या गेहूँ के मामले में जिस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ सामने आई है, जो अधिकारी जो इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं और गेहूँ को इस तरह फेंक रहे हैं, इनके ऊपर निश्चित रूप से सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है और इसमें सरकार की इच्छा शक्ति की भी जरूरत है। चलिए मैं पंकज जी इस पर जवाब जाऊंगा, फिर ब्रेक पर जाएंगे, आखिरी दौर में बात करते हैं। नहीं, देखिए सरकार की इच्छा शक्ति का तो जो नमूना था, पिछली बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जो गेहूं एफसीआई के गोडाउन में सड़ रहा है उसको सरकार जो है गरीबों में बांट दे। और उसके बाद जो है माननीय केंद्रीय मंत्री जो शरद पवार साहब थे, उनका जो स्टेटमेंट आया वो खुला स्टेटमेंट था, एक सरकार का स्टेटमेंट था। और अब की बार का जो आपने देखा कि जो सरकार में जब खुद पासवान जी जब आए तो उन्होंने कहा कि गेहूं चाहे जितनी भी जरूरत होगी, जितने भी चाहे कहीं से मंगाना पड़े, लेकिन किसी भी आदमी को ना तो गेहूं को खराब होने दिया जाएगा। वही पासवान जी जो सरकार में सबसे पुअर परफॉर्मर मंत्री है। देखिए नहीं पुअर परफॉर्मर ये है जो एक अलग चीज है। देखिए वो, लेकिन उन्होंने जिस चीज के लिए कहा सरकार ने, देखिए कम से कम 100 डेज के अंदर यदि ये इस चीज को आप मानते हैं कि ये परफॉर्मेंस आई, 100 दिन में अपना जो टारगेट था पूरा नहीं कर पाए पासवान। नहीं, देखिए टारगेट पूरा नहीं कर पाए, लेकिन टारगेट की सीमा देखिए आप कि 10 लाख मेट्रिक टन गेहूं जो है उन्होंने फिर भी छोड़ा मार्केट में, और छोड़ना पड़ा। और उनके बाद कहा गया कि ये जो चीजें हैं, कोई भी आदमी किसी भी तरीके से कालाबाजारी, चाहे वो मानसून की अफवाह फैला के करे चाहे ये करे, तो उसके लिए नहीं। और दूसरा अभी जो कहा, अभी भानव जी ने कहा कि डिलेड इज जस्टिस। देखिए 48 घंटे के अंदर उनको मांगी गई कि 48 घंटे के अंदर आप रिपोर्ट सबमिट कीजिए। उससे अगली पंक्ति भी दोहराइए जो भानव जी ने कहा 3 साल। देखिए मैं ये कह रहा हूं ना, 3 साल लग जाए। तो दूसरा जो चीज का उन्होंने कहा कि पेनल्टी जो है, पनिशमेंट होना चाहिए। देखिए ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं फेंकने की नहीं। देखिए हो सकता है गेहूं खराब हो जाए। देखिए जो जितना गेहूं उन्होंने बताया, लोगों ने वहां बताया कि वो जो गेहूं की मात्रा है वो खराब हो सकता है, लेकिन उसका जो निस्तारण का तरीका था वो ठीक नहीं था। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम की बात फिर वापस वहीं आई कि निस्तारण का तरीका। सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है पंकज जी बिल्कुल कि ये गेहूं आखिर खराब होने की नौबत तक क्यों आता है, क्यों फिर एफसीआई के गोदाम में सड़ा जाता है, क्यों जरूरतमंद तक इसको नहीं पहुंचाया जाता। आखिरी दौर में लौटेंगे, ब्रेक का वक्त है, बातचीत जारी रहेगी, बने रहिए। जो अशिक्षा है, माता पिता को शिक्षा और समाज की पूरी जानकारी नहीं होती है और चिकित्सा की पूरी जानकारी नहीं होती, इस कारण से कुपोषण को बढ़ावा मिलता है। जो सड़ा गला अनाज है वितरित होगा, उससे ज़्यादा बीमारियाँ फैलेगी, बच्चों को नुकसान होगा। और इसलिए समय समय पर सरकार को ध्यान रख के वितरण करना चाहिए। दाने दाने को मोहताज। अब आज हमारा इश्यू था, इससे जुड़ा सवाल था कि क्या देश में उत्पादित अनाज का सही से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर आपकी राय हमें मिली। दर्शकों की राय के मुताबिक 93% मानते हैं कि इस्तेमाल ठीक से हो रहा है, 7% नहीं मानते। ये एक आश्चर्यजनक एक राय हमारे सामने आ रही है। और जो एफसीआई की गोदामों की तस्वीर है वो दूसरी तरफ एक कहानी को बयान करती है। दर्शकों की राय भी हमें मिली। ये राय हमारे सामने आई पंकज जी। इसके बाद अब मैं जानना चाहता हूं कि अगर निकाय चुनाव की मजबूरी आपके सामने ना हो, आचार संहिता का डर आपको ना हो, कोटा संभाग में आप अक्टूबर में चले जाएंगे, उम्मीद करूं आपसे कि ये जो व्यवस्था है वो दुरुस्त होगी, हालात सुधर जाएंगे, सहरियाओं की कायापलट हो जाएगी। देखिए बिल्कुल अश्विनी जी, सहरियाओं की नहीं पूरे देश की कायापलट होगी, पूरे लोगों की कायापलट होगी। और जिस तरीके का आपने तभी दर्शकों की राय देखी कि 93% लोगों ने जो कहा, ये इसीलिए कहा कि जिस तरीके का जो प्लान आपने पूरा देखा कि मोदी जी की जो सरकार का जो प्लान था कि फूड डिपार्टमेंट का, कि फूड जो है किस तरीके से उत्पादन होना चाहिए, किस तरीके से उसका रखरखाव होना चाहिए। और आज पूरा उन्होंने स्टोरेज के लिए भी पूरा 3 साल और 5 साल का जो प्रोग्राम दिया कि फूड हर एक जहाँ पैदा होता है वहीं स्टोरेज होना चाहिए, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की भी सेविंग की जानी चाहिए। तो ये जो पूरी स्कीम्स जो लेके आए, ये कहीं ना कहीं देखिए आने वाले टाइम में इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा सा वक्त लगेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन काफी सुधरेगा मामला। और प्राथमिकता क्या लगती है सरकार की प्राथमिकताओं में होगा ये मसला? क्योंकि सवाल बड़ा ये है कि मंशा क्या है सरकार की सरकार फिर कहीं ऐसा ना कह दे कि अधिकारियों ने हमने कोशिश की, अधिकारी इसको अंजाम तक नहीं ले पाए। सरकार की मंशा और जो है पूरी मंशा ये है कि हर एक आदमी के यहाँ सरकार जो है वहां तक जाए, और जो पूरी जनता है, जो राजस्थान है, उस
राजस्थान की जनता जो है सुखाल रहे, पूरा उनको जो है अन्न मिले, खाने को मिले, नौकरियां मिले। अभी भी आज भी जो है, कल भी जो मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणा की उसमें उन्होंने अपने वादे को फिर दोहराया कि जितनी नौकरियां जो है वादा किया था उतनी नौकरी पूरी मिलेंगी, उसमें एक नौकरी भी कम नहीं की जाएगी। एक फिलहाल तो स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है, और स्वास्थ्य जो रोटी और कपड़ा के साथ मकान। बिल्कुल देखिए, आज हर एक चीज के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा, और इसीलिए जो है वो उन्होंने कहा कि मैं वोट मांगने ही आपके द्वार नहीं, वोट मांगने के बाद, सरकार बनने के बाद भी आपके द्वार पे आकर के आपकी सेवा करूंगा। नवल जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा, एक चिकित्सक भी आप हैं, इस कुपोषण की बीमारी से किस तरह से निपटा जा सकता है, और दूसरा क्या एफसीआई का जो स्टॉक है चावल और अनाज, क्या इस बीमारी से निपटने के लिए कारगर साबित हो सकता है, मददगार साबित हो सकता है? सिर्फ चावल और अनाज ही इसके लिए ज़रूरी नहीं है, इसके लिए और भी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। और जैसा बाड़ी के बारे में जो इन्होंने कहा, वहाँ इन सब चीज़ों की जो संतुलित भोजन में जिनकी ज़रूरत होती है, विटामिन्स की, आयरन्स की, इन सभी की ज़रूरत होती है, गोलियों की ज़रूरत होती है, जो दी जानी चाहिए, क्या वो दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, या उनके पास अवेलेबल है या नहीं है, इन सारी बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और इसकी मॉनिटरिंग करने की टाइम टू टाइम इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब जाके ये स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बदलेंगी। मैं समझता हूँ इस बारे में सरकार को और गौर करने की ज़रूरत है, सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको लगता है सरकार की मंशा मजबूत है, कर पाएगी ऐसा? बताते तो ऐसा ही है, मगर लगता तो ऐसा नहीं है। मैं भानोद जी आपके पास आऊँगा, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि उस इलाके में आप रहे, दरअसल इस समस्या को एक कलेक्टर के तौर पर भी आपने देखा, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर बाधमी नज़र रही, आपकी सरकारों आती रही जाती रही, लेकिन आपने इसको देखा है, किस तरह से इससे निपटा जा सकता है, क्या समाधान हो सकता है, सरकार के लिए क्या सुझाव है आपका? मैं दो तीन बातें निवेदन करना चाहता हूँ। एक तो यह कि जो आजकल शहरिया क्षेत्र में वहाँ की लड़के लड़कियाँ काफ़ी पढ़ने लिखने लग गए हैं, तो उन लोगों को स्थानीय स्तर पे अगर रोजगार देके उनको जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता बना दिया जाए, ट्रेनिंग दे करके, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, तो उसमें अगर वहीं के लोग वहीं की भाषा में लोगों को समझाएंगे तो उसका असर ज़्यादा होगा। दूसरा, जो बाहर के लोगों को वहाँ पोस्टिंग की जाती है तो किसी भी कारण से वहाँ रहते नहीं लोग, या पदस्थापन नहीं होता है, स्थानांतरण का प्रयास करते हैं, पद खाली पड़े रह जाते हैं। तो एक तो पदों को सारा भर के, और स्थानीय जो लोगों के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस को रिलैक्स भी करना पड़े, योग्यता को, तो वहाँ के शिक्षक के रूप में और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में अधिकाधिक शहरिया लोगों में से लगाया जाएगा, तो वो लोग अच्छी तरह समाज में इन सारी बातों को रख पाएंगे, और कुरीतियों को और जो कुपोषण की स्थितियाँ जिनके कारण बनती है उनको रोकने में मददगार हो पाएंगे। तीसरा, नरेगा के लिए वहाँ पर 100 के बजाय 200 दिन का रोजगार पहले ही उपलब्ध कराया हुआ है। 200 दिन का रोजगार का मतलब ये हो गया है कि एक व्यक्ति को साल भर में कम से कम 30,000 रुपये, 35,000 रुपये का पैसा उसको मिलता है, तो उसमें चाहे तो उसमें यापन ठीक तरह कर सकता है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, कई कुछ अच्छे सोच रखने वाले समाज सेवी संगठनों को वहाँ जाकर के एक अच्छे जन जागरण का काम करना पड़ेगा, ताकि जो भी पैसा उनकी जेब में जाता है उसका उपयोग, सदुपयोग अपने बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर करें। ये बात लोगों के दिमाग में बिठानी पड़ेगी, ताकि अनाज की अनुपलब्धता या ये कारण नहीं है। तीसरा, जो सुविधाएं हमने विड्रॉ कर ली कहीं पहले, उनको वापस देने पर एक विचार किया जाना चाहिए, ताकि किसी केवल गेहूँ खाने से आदमी कुपोषित होने से नहीं बच सकता, उसको एक बैलेंस डाइट चाहिए किसी रूप में। और अंतिम बात यह है कि जो पुराने उनके तरीके थे खाने पीने के, जो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं वहाँ पर जिसमें ठीक हालत उनकी चलती है, उसके साथ जो आधुनिक चीज़ें हैं उनको, और पुराने जो उनके रीति रिवाज, जो परंपराएं हैं, चाहे वन उपज के आधारित हो दूसरी हो, उनको थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप से देख करके उससे कुपोषित होने से बचाया जा सकता है उनको। चलिए, एक उम्मीद और हम करेंगे कि सरकार का जो पत्र है, कलेक्टर का अगर पत्र लिखा जाता है तो सरकार तक, मंत्री तक कम से कम 1 महीने में ना पहुंचे, और जल्द से जल्द पहुंचकर उस समस्या को प्रायोरिटी पर रखा जाए, ताकि समस्या का समाधान हो सके। खास मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आप हम सब के लिए आज से बेहतर साबित हो।